国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। सिफ्टिस में 180 से अधिक नवोन्मेषी उपलब्धियां होंगी प्रदर्शित। सीचांग से विशेष उत्पादों के निर्यात मूल्य में हुआ इजाफा। असम में आई बाढ़ में अब तक 100 लोगों की मौत, हालात गंभीर। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 10 अगस्त को 2026 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले यानी सिफ्टिस के उद्घाटन में 1 महीना बचा है। चीन की राजधानी पेजिंग स्थित शोकांग पार्क में, जो सिफ्टिस का स्थायी स्थल है, प्रदर्शनी का आयोजन, कार्यक्रम और सेवा गारंटी से संबंधित कई विवरण आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं। इस साल के सिफ्टिस में 80 से अधिक उद्यमों और संस्थानों ने 180 से ज्यादा नवोन्मेषी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही मेले में पहली बार एक वैश्विक सेवा उद्यम प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किया गया है, जो मेले के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिकता और बाजारीकरण को और अधिक बढ़ाता है। अब तक ब्रिटेन, डेनमार्क, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, विश्व व्यापार केंद्र संघ और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन समेत 70 देशों और क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। नॉर्वे, जो कि एक विशिष्ट अतिथि देश है, और चीन के क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश, जो विशिष्ट अतिथि प्रांत है, ने क्रमशः राष्ट्रीय मंडप और विशेष विषय मंडप स्थापित किए हैं। परिवहन और व्यावसायिक सेवाओं के प्रदर्शनी क्षेत्र में पहली बार गोइंग ग्लोबल सर्विसेज प्रमोशन रोड शो की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी और अब तक लगभग 40 कार्यक्रम एकत्रित किए जा चुके हैं। पहली बार एक वैश्विक सेवा उद्यम प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापित किया गया है, जो वित्त, कानून, लेखांकन, विज्ञापन और मानव संसाधन के क्षेत्रों में 30 से ज्यादा वैश्विक सेवा उद्यमों को एक साथ लाकर एक ही स्थान पर विदेशी सेवाएं प्रदान करता है। उधर एपेक नेताओं के 33वें अनौपचारिक सम्मेलन की उल्टी गिनती शुरू होने के चलते चीन के शनचन पोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शनचन के सीमा निरीक्षण जनरल स्टेशन के आंकड़ों के मुताबिक 4 अगस्त तक विदेशी लोगों ने 50 लाख से अधिक बार शनचन पोर्ट से प्रवेश और निकास किया। यह संख्या वर्ष 2025 से 58 दिन पहले हासिल की गई। इस साल से चीन की वीजा मुक्त नीति का दायरा लगातार बढ़ चुका है। शनचन के विभिन्न पोर्टों पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। विदेशी लोगों ने 12,69,000 बार वीजा मुक्त नीति से चीन में प्रवेश किया। चीन आने वाले सभी विदेशी लोगों में इसका अनुपात 50.9% है और पिछले साल से 47.5% ज्यादा है। बताया जाता है कि 9 अगस्त की शाम को 6 बजे तक एपेक अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी लोगों ने 35,01,000 बार शनचन पोर्ट से प्रवेश और निकास किया। सभी विदेशी लोगों में इसका अनुपात 67.3% है और पिछले साल के मुकाबले 23.76% ज्यादा है। उधर इस साल की पहली छमाही में पूरे चीन में 8 उभरते उद्योग और 9 भविष्य के उद्योग से संबंधित नए 5,61,000 उद्यम स्थापित हुए। इससे नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों के विकास में नई उम्मीद जगी है। बताया जाता है कि इन नए स्थापित उद्यमों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनियों की संख्या 55,000 है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 28% ज्यादा है। वहीं ह्यूमनॉइड रोबोट से जुड़े उद्यमों की संख्या 1,16,000 है, जिसकी वृद्धि दर 9.5% है। नए उद्योग और नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। इसके अलावा सेवा उद्योग में नए स्थापित उद्यमों की संख्या 39,57,000 है, जो पिछले साल की समान अवधि के बराबर है। उच्च तकनीक सेवा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। सूचना, प्रसारण और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग के क्षेत्र में नए 3,22,000 उद्यम स्थापित हुए हैं, जिसकी वृद्धि दर 3.3% है। वहीं निरीक्षण और परीक्षण सेवा उद्योग में 16,000 नई कंपनियां स्थापित हुई हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 43.9% ज्यादा है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सेवा उद्योग में 4,59,000 नए उद्यम शुरू किए गए, जिसकी वृद्धि दर 6.8% है।
वहीं उपकरण निर्माण उद्योग उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा है। इस साल की पहली छमाही में उच्च स्तरीय उपकरण विनिर्माण उद्योग में 28,000 नए उद्योग शुरू किए गए, जिसकी वृद्धि दर 2.5% है। जून महीने तक उच्च स्तरीय उपकरण निर्माण उद्योगों की कुल संख्या 3,30,000 हो चुकी है। उधर लहासा सीमा शुल्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में सीचांग विशेष उत्पादों का निर्यात मूल्य 333.611 लाख युआन तक पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि से 18.7% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इस साल की शुरुआत से ही लहासा सीमा शुल्क विभाग ने 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है: सीमा शुल्क निकासी दक्षता में सुधार, अग्रणी उद्यमों को प्रोत्साहित करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इससे पठारीय विशेष उद्योगों की आंतरिक प्रेरक शक्ति को निरंतर सक्रिय किया जा रहा है और पठार से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विदेशों में भेजने में मदद मिल रही है। विशेष उत्पादों के निर्यात की समयबद्धता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लहासा सीमा शुल्क विभाग ने स्थानीय क्षेत्राधिकार और बंदरगाह को मिलाकर एक हरित चैनल के माध्यम से संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, परिवहन, माल ढुलाई और निकास में परिचालन प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया है, जिससे आगमन पर विशेष उत्पादों का तत्काल निरीक्षण और निकासी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही इसने हवाई अड्डों के माध्यम से विशेष उत्पादों के पहले प्रत्यक्ष निर्यात को सुगम बनाया है, जिससे हवाई, रेल, सड़क और डाक सेवाओं को एकीकृत करने वाले बहुतरीके निर्यात चैनल को सुगम बनाया जा सके। उधर चीनी जन बैंक की सीचांग शाखा के मुताबिक मई महीने के अंत तक इस क्षेत्र में व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋणों का बकाया शेष 131.4 अरब युआन से ज्यादा हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 26.4% ज्यादा है और उपभोक्ता ऋण का पैमाना तेजी से विस्तार की प्रवृत्ति को बनाए रखे हुए है। क्रेडिट फंडों की संरचना के संदर्भ में ऋण फंड लोगों की विविध आवश्यकताओं को सटीक रूप से लक्षित करते हैं। मुख्य तौर पर 3 प्रमुख उपभोग परिदृश्यों को कवर करते हैं। आवास संबंधी उपभोग ऋण आवंटन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जो घरों की खरीद और सजावट जैसी आवास संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करता है। ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण और घरेलू सामान जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए ऋण में लगातार इजाफा हुआ है, जिससे लोगों को अपने जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली है। इसके अलावा शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन व चिकित्सा देखभाल जैसे विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यापक उपभोक्ता ऋणों का वितरण व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में चीन के सीचांग स्वायत्त प्रदेश में वित्तीय संस्थानों ने उपभोक्ता ऋण उत्पादों की आपूर्ति को लगातार अनुकूलित किया है, साथ ही अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, ऋण उत्पादों को समृद्ध किया है और सुविधाजनक ऋण साधनों के माध्यम से उपभोग क्षमता को उजागर किया है। और हाल ही में चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के सीचांग क्षेत्रीय प्रशासन से मिली खबर के अनुसार इस साल 1 अगस्त को सीचांग में एक ही दिन में संचालित उड़ानों की कुल संख्या 260 से ज्यादा हो गई, जिसने ग्रीष्मकालीन यात्रा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनमें से लहासा गोंगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक ही दिन में 190 उड़ानों का संचालन किया, जिससे यह सीचांग स्वायत्त प्रदेश के हवाई अड्डे के संचालन में अग्रणी बना रहा है। उधर असम सरकार ने 9 अगस्त को एक बयान जारी कर कहा कि असम राज्य में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 9 अगस्त तक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 100 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार अब तक लगभग 1,40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ से 456 गांव जलमग्न हुए हैं और 11,933 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है। उधर 10 अगस्त को नेपाल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से भी कम समय में नेपाल में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जापानी दिमागी बुखार से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 37 पहुंच चुकी है। बताया गया है कि 9 मौतों में से 6 मामले कोशी राज्य में, 2 मामले मधेश में और 1 मामला लुम्बिनी राज्य में दर्ज किया गया है। नेपाल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मच्छर जनित बीमारियों के चरम मौसम के नजदीक आने के साथ मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर।
शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। तो अपने वायदे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कड़ी का नाम है ताकलीमकान रेगिस्तान का चक्कर। ताकलीमकान रेगिस्तान का चक्कर। मैं कोरला से पश्चिम में स्थित कोचा के लिए रवाना हुआ। समतल और सीधा राजमार्ग थिएनशान पर्वतमाला की दक्षिणी तलहटी में फैला हुआ है। एक तरफ थिएनशान पर्वतमाला का बचा खुचा हिस्सा था जो ज्यादा ऊंचा नहीं था। दूसरी तरफ एक विशाल क्षेत्र है जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुकता हुआ तारिम नदी के तट तक फैलता चला जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहती तारिम नदी की दक्षिणी तरफ ताकलीमकान रेगिस्तान है जिसका क्षेत्रफल 3,27,000 वर्ग किलोमीटर है और शिनचांग के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग बनता है। तेजी से दौड़ती जीप पर सवार मैं दक्षिण में स्थित तारिम नदी की ओर ताकता रहा, मानो वो आंखों के सामने ही पड़ी हो। मगर मुझे तारिम नदी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दी क्योंकि नदी यहाँ से 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान, रेत के टीले जिन पर लाल विलो उगे हुए हैं और जंगली पॉपुलर डाइवर्सिफोलिया एक के बाद एक नजर आते रहे। हमारी जीप ने सुबह 170 किलोमीटर का रास्ता तय किया मगर केवल 4 गांव दिखाई दिए। आखिरकार मैंने ताकलीमकान रेगिस्तान का चक्कर काटने वाली यात्रा शुरू कर दी थी। रास्ते में वातावरण बहुत शांत था मगर मेरे दिल में उमंग उमड़ रही थी। मैं रेशम मार्ग की मध्यम और दक्षिणी लाइन दोनों का दौरा कर सकूंगा। जल्दी ही वे 2 गंतव्य स्थान आएंगे जो इतिहास में प्रसिद्ध थे। एक है लुनथाई में स्थित हान राजवंश की पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड और दूसरा है कोचा में स्थित थांग राजवंश काल की आंशिक गैरिसन कमांड। तत्कालीन बोगोर राज्य कहाँ था? शिनचांग की राजधानी उरमुची में स्वायत्त प्रदेशीय संग्रहालय के उप प्रधान ली युवेचुन ने मुझे बताया था कि हान राजवंश के पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड द्वारा शासित बुजुर्ग राज्य आज की लुनथाई काउंटी के छताया कम्यून में है। हमारे साथ गाइड नहीं था। लुनथाई काउंटी में प्रविष्ट हो जहां मुझे नखलिस्तान मिलता, वहां मैं जीप से उतर छताया के बारे में पूछता। इस तरह 2 बार मैं निराश हुआ। तीसरी बार कुछ हाथ लगा। राजमार्ग से अलग हो हमारी जीप ने गांव में प्रवेश किया। खेतों में कपास, सरसों और बाजरा उगे थे। कम्यून का कार्यालय कस्बे के चौराहे पर स्थित है। कम्यून के प्रधान सलाम हैं, जो एक उइगर बुजुर्ग हैं। उन्होंने हम लोगों का स्वागत किया और नूडल खिलाए। जब हमने प्राचीन काल में छताया में स्थित एक बोगोर राज्य के बारे में पूछा तो श्री सलाम ने भी सिर हिला हिलाकर अज्ञानता व्यक्त की। मैंने कहा कि प्राचीन ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि बोगोर राज्य बहुत छोटा था जिसमें केवल 110 परिवार और 1200 व्यक्ति थे। इसके अलावा उसके पास 300 सैनिक भी थे। श्री सलाम ने हाँ में हाँ मिलाकर धीरे धीरे कहा, ओह ये बात है। हमारे छताया में अब 1500 परिवार और 7000 से ज्यादा लोग हैं।
ये तत्कालीन बुगुर राज्य की संख्या से काफी ज्यादा है। हमारे मिलिशिया भी 300 से कम नहीं है। मैंने कहा, तो आप छताया राज्य के सम्राट बन सकते हैं। ये सुन ठहाका फूट पड़ा। मैंने पूछा कि छताया में प्राचीन शहर के खंडहर हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब में कहा, 2 ही खंडहर हैं। एक है रेगिस्तान के भीतर, जो लकड़हारों को मालूम है। दूसरा है राजमार्ग की उत्तरी तरफ। उनके निर्देशन में हम रवाना हुए। 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर हमारी जीप एक टीले पर पहुंची। जमीन पर कोई भी संकेत चिन्ह नहीं था। ये टीला एक कब्र सा लगता था। वास्तव में मैं पहले ही जानता था कि हालांकि पुरातत्ववेत्ताओं के अंदाज के मुताबिक हान राजवंश का बुगुर राज्य छताया के भीतर था, लेकिन आज तक हान राजवंश के पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड का खंडहर नहीं मिल पाया था। पश्चिमी क्षेत्र के हान राजवंश का राजनैतिक केंद्र। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक हान राजवंश की पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड ईसा पूर्व 60 में स्थापित हुई थी। इसी वर्ष पश्चिमी हान राजवंश और हूणों के बीच पश्चिमी क्षेत्र की छीना झपटी अस्थायी रूप से बंद हुई। हूणों के उच्च अधिकारी रिचू ने हान राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए पश्चिमी हान दरबार ने ही लांग यानी एक उच्च पदाधिकारी चंगची, ईसा पूर्व 49 वर्ष को उन्होंने लुनथाई यानी बुगुर और छुइली यानी छादिर में पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के कार्य का नेतृत्व किया था। पश्चिमी क्षेत्र के प्रधान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया और बुगुर राज्य में गैरिसन कमांड कायम करवाई। तब से उत्तर में बालकश झील के दक्षिण में स्थित उसुन तक, पूर्व में पामीर के पश्चिम में स्थित फरगाना तक और दक्षिण में खुनलुन पर्वतमाला की उत्तरी तलहटी में स्थित अनेक छोटे छोटे देशों तक सभी इलाके पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड के प्रशासन के अंतर्गत थे और पश्चिमी हान राजवंश के नक्शे में शामिल थे। इनका क्षेत्रफल वर्तमान शिनचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश से बड़ा था। हानशु यानी हान राजवंश की ऐतिहासिक किताब में ये लिपिबद्ध है कि चंगची ने पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय इलाके में गैरिसन कमांड कायम की और बुगुर शहर का निर्माण किया और इस तरह अन्य राज्यों को शांत किया गया। हान राजवंश का आदेश पश्चिमी क्षेत्र तक जा सकता है। इसका क्या कारण था कि चंगची ने बुगुर, इस छोटी सी जगह को पश्चिमी क्षेत्र की गैरिसन कमांड के लिए चुना? पश्चिमी क्षेत्र का नक्शा देखने से ये बात साफ हो जाती है। बुगुर से लौलान यानी क्रोराइना यानी आज का लोकनूर तक का रास्ता 892 किलोमीटर दूर था। पश्चिम में शूलो यानी आज के काशगर जाने के लिए 1105 किलोमीटर था। उत्तर पूर्व में यारखोतो यानी आज के तुर्पान तक की दूरी कोई 900 किलोमीटर थी। मतलब बुगुर पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय इलाके में स्थित था। पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय इलाके में गैरिसन कमांड कायम करना और बुगुर शहर का निर्माण करना, यही इसका कारण था। इसके अलावा चंगची ने पहले पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के कार्य का नेतृत्व करते समय जो अनाज भंडार लुनथाई और छुइली में स्थापित किए थे, वे बुगुर से कोई 100 किलोमीटर दूर थे। चंगची से लेकर पश्चिमी हान राजवंश ने पश्चिमी क्षेत्र में कुल 18 प्रधान निरीक्षक नियुक्त किए। उनमें से अंतिम थे ली छुंग। उन्होंने सन 16 से 23 वर्ष तक ये पद संभाला था। मैंने शिनचांग संग्रहालय में एक कांस्य मोहर देखी जिस पर अंदर धंसे हुए रेखाक्षरों में ली छुंग की मोहर 4 शब्द अंकित थे। ये छताया के दक्षिण पश्चिम में कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाया काउंटी में प्राप्त हुई थी। छताया से लुनथाई काउंटी शहर की दूरी
तकरीबन 60 किलोमीटर है। ये हान राजवंश के लुनथाई का खंडहर था। थांग राजवंश के सुप्रसिद्ध कवि छनछन की एक कविता में ये लिखा है, जब रात को लुनथाई शहर की दीवार से बिगुल बजता तो लुनथाई शहर के उत्तर में फौजी पताका उतारी जाती। लोग आमतौर पर ये गलत समझते कि इसका तात्पर्य यहीं से था, लेकिन दरअसल थांग राजवंश का लुनथाई उत्तर पूर्व में स्थित उरमुछी के पास था। आंशी गैरिसन कमांड के अतिथि भवन के पड़ाव। लुनथाई काउंटी छोड़कर हमने पश्चिम की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी। सुनहरे सूरजमुखियों के खेतों को पार कर हम गोबी में प्रविष्ट हुए। कोई 20 किलोमीटर का रास्ता तय कर हमें एक फौजी चेतावनी देने वाला बुर्ज दिखाई दिया। फिर 46 किलोमीटर बाद एक और संकेत बुर्ज नजर आया। इस संकेत बुर्ज के पास किले का सा एक अवशेष था। नीले आकाश में सफेद बादल उमड़ आए थे। गोबी में कई ऊंट विचरते दिखाई पड़े। ये दृश्य मुझे 1000 वर्ष पीछे लौटा ले गया, मानो मैं अपनी आंखों से युद्ध मैदान में लाखों सैनिकों को घमासान लड़ाई लड़ते या जवाहरातों और रेशमी कपड़ों से लदे ऊंटों के काफिले को आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते देख रहा हूं। मैं गहरे सोच में डूबा हुआ था कि मेरी आंखों के सामने अचानक बड़ी-बड़ी तेल ड्रिलिंग मशीनें आईं। थोड़ी देर बाद मैंने कूचा हवाई अड्डे पर रुपहले विमान देखे। जमाना बदल गया है। अब 20वीं शताब्दी का अंत है। ताकलीमकान रेगिस्तान के छोर पर तेल सर्वेक्षण चल रहा है। आज तत्कालीन कूचा राज्य और उरुमुछी, काशगर, खोतान के बीच नियमित एयर सेवा है। दोपहर बाद 4 बजे हम कूचा पहुंचे। कोरला से कूचा तक हमारी जीप ने 310 किलोमीटर का रास्ता तय किया। मध्य एशियाई शैली की गुंबददार मस्जिदों ने इस पुराने शहर पर पश्चिमी क्षेत्र का थोड़ा बहुत रंग चढ़ा रखा है। पुराने शहर के पास ही नया शहर कायम हुआ है। नए शहर में चौड़ी सड़कों के दोनों ओर हरे भरे छायादार वृक्ष हैं और आधुनिक इमारतें कतारों में खड़ी हैं। शहर में बस का प्रबंध नहीं है। ऐसी घोड़ा गाड़ी जिस पर 21 व्यक्ति सवार हैं, पुराने और नए शहरों के बीच आती जाती हैं। बड़ा घोड़ा महिलाओं और पुरुषों से लदी गाड़ी खींचते हुए एक सड़क पर तेजी से दौड़ता है। ये दृश्य सचमुच ही आकर्षक है। मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक छेमुछी की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। कूचा काउंटी की जन सरकार का अतिथि भवन नए शहर में स्थित है। अतिथि भवन में हम शिनचांग संग्रहालय के उपप्रधान श्री ली युइचुन से मिले। उरुमुछी में हमने तय किया था कि हम एक साथ ताकलीमकान रेगिस्तान का चक्कर लगाएंगे। उस समय अपने कामकाज में व्यस्त रहने की वजह से उन्होंने पक्का वायदा नहीं किया था, लेकिन आज सचमुच ही कूचा में हमारा पुनर्मिलन हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ये कितनी उत्साहवर्धक बात है कि रास्ते में हर समय एक विशेषज्ञ हमें जानकारी देता चले। शाम को खाना खाने के बाद हम गपशप करने लगे। क्या आप जानते हैं कि जहां अब हम ठहरे हैं वो तत्कालीन क्षुत्स राज्य की राजधानी का उत्तर पश्चिमी छोर था। उन्होंने बात का सिलसिला शुरू किया। कूचा की राजधानी फिलांग थी ना? क्या ये फिलांग ही है? मैंने कहा, जी हाँ, शहर के नए इलाके में फिलांग शामिल है। हमारे बाएं पड़ोस में काउंटी सरकार है। उसके पीछे प्राचीन शहर की 4 दीवारी है। श्री
ली युइछुन के मार्गदर्शन में मैं वहां गया। काउंटी सरकार के पिछवाड़े एक अपेक्षाकृत लंबी टूटी फूटी 4 दीवारी की नींव है जो पश्चिम की ओर फैली हुई है। ये प्राचीन शहर की उत्तरी दीवार थी। पूर्वी और दक्षिणी दीवार के अवशेष अब भी अस्तित्व में हैं, मगर पश्चिमी दीवार बिल्कुल दिखाई नहीं देती। पुरातत्ववेत्ताओं की जांच के अनुसार प्राचीन शहर लगभग चौकोर था। शहर की 4 दीवारी की लंबाई 8 किलोमीटर थी। ये महाभिक्षु श्वेनचांग के विवरण से आमतौर पर मिलता जुलता है। उन्होंने लिखा था कि कूचा की राजधानी का दायरा 17-18 ली है, यानी 2 ली 1 किलोमीटर के बराबर है। ली युइछुन की खोजबीन के अनुसार हान राजवंश काल में कूचा राज्य की राजधानी का नाम येनछंग था, यानी थांग राजवंश काल में कूचा की राजधानी इलवोलू थी। थांग राजवंश का पश्चिमी क्षेत्र में स्थित आंशिक गैरिसन कमांड 648 ईस्वी में चाओहो शहर से इलवोलू शहर में स्थानांतरित हो गया। यहाँ से थांग राजवंश की सरकार पश्चिमी क्षेत्र में 200 वर्ष तक आदेश देती रही। तो हम थांग राजवंश के आंशिक गैरिसन कमांड के अतिथि भवन में ही रह रहे हैं ना? मैंने मजाक में कहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। महाभिक्षु और प्रसिद्ध वादक। गहरी रात को इस रंगारंग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले स्थान में मैं पलंग पर करवटें बदलता रहा। नींद आती ही नहीं थी। मैं सोच में पड़ा हूं कि ईस्वी 4वीं शताब्दी में महाभिक्षु कुमार जीव का जन्म यहीं हुआ था। उनकी माताजी कूचा राज्य के महाराजा की छोटी बहन थीं और पिताजी सिंधु के रहने वाले थे। कूचा के महाराजा की छोटी बहन ने कैसे एक सिंधुवासी के साथ विवाह किया? बात यह थी कि कुमार जीव के पिता कुमार रोहन के पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी सिंधु के प्रधानमंत्री रहे थे। कुमार रोहन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर उन्होंने संन्यास लिया और पूर्व में स्थित पामीर पठार लांघकर कूचा राज्य पहुंचे। कूचा के महाराजा ने सुप्रसिद्ध कुमार रोहन को अपना राजगुरु बनाया। महाराजा की छोटी बहन बड़ी प्रतिभावान थी। अनेक राज्यों के महाराजाओं ने भारी कीमत देकर उन्हें अपनी रानी बनाना चाहा था, लेकिन उन्होंने एक तरफ तो हामी नहीं भरी और दूसरी तरफ रोहन को पसंद किया। महाराजा के बंदोबस्त में दोनों ने विवाह किया और उन्होंने कुमार जीव को जन्म दिया। कुमार जीव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी माता के साथ संन्यास ले लिया था। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। कहा जाता है कि जब वो सूत्रपाठ करते थे तो पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के महाराजा घुटने टेक कर उन्हें अपनी पीठ पर कदम रखकर मंच पर जाने देते थे। सन 384 ईस्वी में 16 राज्यकाल यानी पूर्वी चिन राजवंशकालीन कुछ अल्पसंख्यक जातियों के अभिजात्य वर्गीय लोगों और हान जाति के शक्तिशाली सामंतों द्वारा वांगहो नदी घाटी के इलाके और सचुआन में कायम किए गए स्थानीय राज्य में पूर्वकालीन छिन 351 से 394 ईस्वी तक नामक राज्य के जनरल लुई क्वांग 337 से 399 ईस्वी तक ने कूचा पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया और कुमार जीव को कांसू के उवई में लाया गया। वहां वे 17 वर्षों तक रहे। बाद में वो छांगान आए और उनका नाम मध्य चीन के घर घर में फैला। सिंधुवासी कुमार जीव ने, जिनका जन्म कूचा में हुआ, संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करने में असाधारण योगदान किया। कूचा राज्य के एक प्रसिद्ध वादक थे जिनका नाम सुजीवा था। कूचा का संगीत पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। दक्षिणी उत्तरी राजवंश ईस्वी 420 से 589 के दौरान सुजीवा भीतरी इलाके में आए। उन्होंने कूचा संगीत का
मध्य चीन में प्रसार किया, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हुए। सुई और थांग राजवंशों तक सरकार द्वारा निर्धारित 9 संगीत मालाओं में से एक कोचा संगीत भी था। खेदजनक बात यह है कि अब हम कोचा संगीत का आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि संगीत कोई रूप कला नहीं है जो देखी या पकड़ी जा सकती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती है। विभिन्न जातियों से संबद्ध प्रचलित कथाएं। च्युत्ज़ यानी कूचा पश्चिमी क्षेत्र के बड़े देशों में से एक था। हान राजवंश काल के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के 50 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा देश ऊसुन था, जिसकी जनसंख्या 6 लाख थी। फरगाना दूसरे नंबर पर था, जिसकी जनसंख्या 3 लाख थी। इसके बाद च्युत्ज़ आता था, जिसकी जनसंख्या 6,970 परिवारों की 81,317 थी। हानशू में कोचा राज्य की आबादी का हिसाब किताब अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा तफसील से दर्ज था, जिससे यह देखा जा सकता है कि हान राजवंश और च्युत्ज़ राज्य के बीच संबंध अन्य देशों से कहीं और घनिष्ठ रहे थे। हान राजवंश काल में च्युत्ज़ द्वारा शासित इलाके में आज के लुनथाई, कोचा, साया, पाइछंग, आक्सू और शिन्हो ये 6 काउंटियां शामिल थीं और कोचा उसका केंद्र था। च्युत्ज़ पश्चिमी क्षेत्र के केंद्रीय इलाके में स्थित था। वो रेशम मार्ग की मध्य लाइन पर यातायात केंद्र था। उत्तर में थेनशान पर्वत श्रृंखला को लांघकर ऊसुन तक जाने वाली रेशम मार्ग की एक महत्वपूर्ण शाखा मौजूद थी। हान राजवंश और ऊसुन के बीच आवाजाही अक्सर च्युत्ज़ यानी कोचा से होती थी। यहाँ मुझे च्युत्ज़ और ऊसुन के बीच संबंधों के बारे में हान राजवंश की उस सच्ची कहानी की याद आई, जिसका कुछ हिस्सा मैंने ईली नदी घाटी अध्याय में बता दिया था। हान राजवंश की राजकन्या चेय्यो ने ऊसुन के राजा के साथ विवाह किया। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की को संगीत सीखने छांगान भेजा। रास्ते में वो च्युत्ज़ में ठहरी। बात ये थी कि च्युत्ज़ के राजा चांगपिन ने अपना दूत भेजकर राजमाता चेय्यो से उनकी लड़की से विवाह कराने का अनुरोध किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। इस बार राजमाता चेय्यो की बेटी च्युत्ज़ से गुजरी, तो चांगपिन ने मौके का फायदा उठाकर पहले उसे रोके रखा और फिर दूत भेजकर ऊसुन के राजा से विवाह के लिए प्रार्थना करवाई। आखिरकार वे सफल हुए। बाद में चेय्यो ने हान राजवंश के सम्राट को एक प्रार्थना पत्र लिखकर ये आशा व्यक्त की कि उनकी बेटी को हान शाही वंश की एक सदस्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसी बीच च्युत्ज़ के राजा चांगपिन ने भी हान राजवंश के सम्राट के नाम पत्र लिखकर इस बात पर गौरव व्यक्त किया कि उन्होंने हान सम्राट की नातिनी के साथ विवाह किया है और ये इच्छा प्रकट की कि वे अपनी रानी के साथ दरबार में प्रविष्ट होने को तैयार हैं। ईसा पूर्व 65 वर्ष में चांगपिन अपनी श्रीमती के साथ छांगआन आए। वहां 1 वर्ष तक रहे। उनका बड़ा सम्मान आदर किया गया। श्रीमती को हान राजवंश की राजकुमारी की उपाधि प्रदान की गई और सवारी गाड़ी, पताका और दासियों, गायक और वादक दान में दिए गए। वे हान राजवंश की पोशाकों और संस्कारों को पसंद करते थे। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने हान राजमहल की शैली के अनुसरण पर महल बनवाया और दरबारी संस्कार कायम किया। राजा चांगपिन के देहांत के बाद उनके बेटे ने राजगद्दी ग्रहण की।
और अपने को हान सम्राट के परपोते की संज्ञा दी। उन और हान राजवंश के बीच आवाजाही घनिष्ठ से घनिष्ठतर होती चली गई। तो मित्रों, आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब सांचांग और उसके शिष्य कंडीलों को देख रहे होते हैं, तभी सनसनाती आंधी का तेज झोंका आता है, जिसके अंदर कंडीलों में मौजूद सारा का सारा तेल गायब हो जाता है, बत्तियां बुझ जाती हैं और वे तीनों प्रेतात्मा सांचांग को लेकर गायब हो जाते हैं। यह देखकर वानर, शूकर और भिक्षु प्रेतात्मा बहुत परेशान हो उठते हैं, लेकिन वानर को स्थानीय देवताओं की मदद से उन दानवों की पृष्ठभूमि का पता चलता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने जोर से चिल्लाकर कर्तव्यरत देवताओं को लौटने का आदेश दिया और पर्वत पर चारों तरफ गुफा की तलाश करने लगा। 1-2 कोस चलने के बाद ही उसने एक सरिता के पास एक चट्टान देखी, जिसके नीचे पत्थर की एक इमारत खड़ी थी। इमारत में पत्थर के 2 दरवाजे लगे थे जो खुले हुए थे। दरवाजों के ऊपर एक प्रस्तर पटल पर यह लिखा हुआ था, हरित ड्रैगन पर्वत, अंध तत्व कंदरा। वानर को अंधाधुंध सीधे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह बाहर ही रुक गया और जोर से चिल्लाया, अरे ओ दुष्ट राक्षसों, मेरे गुरुदेव को फौरन वापस लौटाओ। भीषण आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और वृषभ के सिर वाले राक्षसों का झुंड तेजी से बाहर निकल आया। उन्होंने वानर को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो जो यहाँ इस तरह चिल्ला रहे हो? वानर ने जवाब दिया, मैं परम पवित्र महाभिक्षु थांग सांचांग का वरिष्ठ शिष्य हूँ। मेरे गुरुदेव पूरब में स्थित महान थांग राज्य से धर्म सूत्रों को लेने आए हैं। वे चिन पिंग में, जो हमारे रास्ते में पड़ता है, कंडीलों को देख रहे थे कि राक्षसों के सरदार तुम लोग उन्हें उठाकर यहाँ ले आए। उन्हें फौरन लौटा दो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं माने तो सब राक्षसों की चटनी बना दूंगा मैं। यह सुनते ही छोटे दानव तेजी से अंदर जा पहुंचे और उन्होंने सूचना दी, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। तीनों वयोवृद्ध प्रेतात्मा सांचांग को गुफा के बिल्कुल अंदर ले गए थे और बिना सोचे समझे अपने सेवकों को आदेश दे रहे थे
कि वे झरने के पानी से उसे स्नान कराएं। उसके बाद उसकी बोटी बोटी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मक्खन शुद्ध करके बनाए गए तेल में तल ले। तभी उन्होंने बाहर से गजब हो गया की आवाज सुनी। उम्र में सबसे बड़े दानव नरेश ने कुछ घबराहट के साथ पूछा कि क्या हुआ है। छोटे दानवों ने जवाब दिया, बाहर बाहर एक भिक्षु आया हुआ है जिसके चेहरे पर बाल है और जो वज्र देवता के जैसा लगता है। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि महाराज, आप लोग उसके गुरुदेव का अपहरण करके उसे यहाँ लाए हैं। वह कह रहा है कि उसे फौरन वापस लौटा दिया जाए, वरना हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह तो यह भी कह रहा है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वह हमारी गुफा को तहस नहस कर देगा और हम सब की चटनी बना देगा। इस खबर से तीनों दानव नरेश बेहद घबरा गए। वे बोले, उस दुष्ट को हमने अभी अभी तो पकड़ा है। अभी तो हमने उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। छोटे दानवों, उसे यहाँ ले आओ ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें। हमें यह मालूम कर लेना चाहिए कि वह कौन है और कहाँ से आया है। राक्षसों के एक झुंड ने थांग महाभिक्षु के बंधन खोले और राज सिंहासनों के सामने धकेल दिया। सांचांग घुटनों के बल बैठ गया और थर थर कांपते हुए बोला, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। तीनों प्रेतात्माओं ने एक साथ पूछा, तुम कहाँ से आए हो भिक्षु, और क्या वजह थी कि तुम भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के रास्ते से अलग हटने की बजाय झट से हमारे मेघयान के रास्ते में जा पहुंचे। सांचांग ने दंडवत प्रणाम करते हुए जवाब दिया, मुझे पूरब के महान थांग सम्राट ने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने और भारत के महान वज्र संघाराम से धर्म सूत्रों को लाने के लिए भेजा है। जब मैं शाकाहारी भोजन के लिए करुणा मेघ मठ में पहुंचा तो वहां के भिक्षुओं ने बड़े आग्रह पूर्वक मुझे पूर्णिमा महोत्सव की कंडीलों को देखने के लिए आमंत्रित किया। महाराज, जब मैंने आप लोगों को स्वर्ण कंडील सेतु से भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होते देखा तो मैंने आगे बढ़कर आपको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि मेरी आंखें आपको सच्चा भगवान बुद्ध समझ बैठी थी। महाराज, बस यही वजह है कि मैं आपके मेघयान के रास्ते में आ पहुंचा। प्रेतात्माओं ने पूछा, पूरब में स्थित तुम्हारे देश से यहाँ तक तुमने कितना फासला पार किया? तुम्हारे साथ कितने लोग आए हैं? उनके नाम क्या हैं? सारी बात सच सच बता दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। थांग महाभिक्षु ने शुरू से आखिरी तक सारी बात सच सच बता दी। अपने शिष्यों के बारे में भी सांचांग ने प्रेतात्माओं को कह सुनाया। सभी प्रेतात्माओं ने सांचांग की बात सुनकर डर कर कहा, यह अच्छा हुआ कि हमने अभी इसे नहीं खाया। छोटे दानवों, थांग महाभिक्षु को पीछे की तरफ ले जाकर ताले में बंद कर दो। जब हम इसके तीनों शिष्यों को पकड़ लेंगे तब इन सबको एक साथ पकाकर खाएंगे। जब तीनों प्रेतात्माओं ने पूरी तरह कवच धारण कर लिए तो वे बाहर निकल गए और जोर से चिल्लाए, कौन हो तुम जो यहाँ आकर इतनी जोर से चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? वानर एक खड़ी चट्टान के पीछे छिपकर ध्यान से देखने लगा। बाकी सभी प्रेतात्मा, चाहे वे लंबे हों या नाटे, मोटे हों या पतले, बड़े हों या छोटे, वृषभ के सिर वाले थे और वे अपने हाथ में भाला या दंड उठाए हुए थे। 3 बड़ी बड़ी पताकाओं पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था, राजा शीत वर्जक, राजा ताप वर्जक और राजा धूल वर्जक। कुछ देर यह सब देखने के बाद वानर का धैर्य का बांध टूट गया और वह उनके पास जाकर जोर से चिल्लाया, अरे ओ लुटेरे, पापी राक्षसों, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? प्रेतात्माओं ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, क्या तुम सुनोखुन हो जिसने देवलोक में हाहाकार मचाया था? तुम एक बंदर के सिवाय और कुछ नहीं हो। यह सचमुच एक ऐसी हालत है जब
चेहरा देखने से पहले ही सुन चुका था मैं तुम्हारा नाम। चेहरा देखने से पहले ही सुन चुका था मैं तुम्हारा नाम। देखने मात्र से तुम्हें देवता भी हो जाते बदनाम। वानर ने क्रोध के आवेश में कहा, अभी चखाता हूँ मैं तुम्हें मजा। अरे ओ तेल चोरो, बकवास बंद करो। अरे ओ वाचाल राक्षसों, और मेरे गुरुदेव को फौरन वापस कर दो। यह कहते कहते उसने अपना लौह दंड घुमाकर राक्षसों पर करारी चोट की। बूढ़े राक्षसों ने अपने हथियारों से उसका वार रोका। पर्वत की एक खोह में उनके बीच शानदार युद्ध छिड़ गया। जब वानर के लौह दंड ने तीनों दैत्यों पर वार के 150 दौर पूरे कर लिए तो लगभग शाम हो चुकी थी, लेकिन युद्ध अब भी जारी था। तब धूल वर्जक अपना मसूल घुमाता हुआ सामने आया और झंडा हाथ में उठाकर हिलाने लगा। इस पर वृषभ के सिर वाले दैत्यों ने वानर को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अपने हथियारों से ताबड़तोड़ वार करने लगे। यह देखकर कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, वानर अपने कलाबाजी मेघयान में वहां से भाग खड़ा हुआ। धूल वर्जक ने उसका पीछा नहीं किया और अपने सभी साथी राक्षसों को वापस बुला लिया ताकि सब लोग रात का खाना खा लें। उन्होंने छोटे दैत्यों के हाथ एक कटोरा भोजन सांचांग के पास भी भिजवा दिया। कारण उससे निपटने से पहले वानर को पकड़ने का फैसला किया गया था। क्योंकि थांग महाभिक्षु जीवन पर्यंत शाकाहारी रहने का व्रत ले चुका था और बहुत ही ज्यादा खिन्न था, इसलिए वह सिसकियां भरता रहा और उसने भोजन को छुआ भी नहीं। वानर अपने मेघयान में सवार होकर करुणा मेघ मठ में लौट आया और जोर जोर से पुकारने लगा, भाइयों! उसकी आवाज सुनकर शूकर और भिक्षु रेतात्मा, जो उसका काफी देर से इंतजार कर रहे थे, एक साथ बाहर निकल आए और उसके स्वागत करते हुए बोलने लगे, भैया, तुम्हें इतनी देर कहाँ से हो रही थी और पूरा दिन कहाँ रह गए थे? गुरुदेव का क्या हुआ? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हवा की सुगंध का अनुसरण करता हुआ सारी रात चलता रहा। सुबह जब एक पर्वत पर पहुंचा तो वहां वह गंध गायब हो गई। भाग्यवश 4 कर्तव्यरत देवताओं ने मुझे बताया कि वह पर्वत हरे ड्रैगन पर्वत कहलाता है और उस पर एक अंध तत्व कंदरा है जहाँ 3 प्रेत आत्मा रहते हैं। उनके नाम है राजा शीत वर्जक, राजा ताप वर्जक और राजा धूल वर्जक। वे कई सालों से भगवान बुद्ध का रूप धरकर चिनफिंग जनपद के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए कंडीलों का तेल चुराते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को साधारण नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर चीन में बांग्सू में इस्तेमाल किए जाने वाले आम वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 您要办理什么业务？ आप क्या काम करवाना चाहते हैं? 我想换美元。 मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। 现在的汇率是多少？ वर्तमान में विनिमय दर क्या है? 美元又跌了。 अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। शाओथांग जी, मुझे बैंक के बारे में पाठ बहुत पसंद है।
क्योंकि जब मैं बैंक कर्मचारियों से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि व्यवसाय के संदर्भ में उनसे कैसे बात की जाती है। बिल्कुल। सबसे पहले वे आपसे ये पूछ सकते हैं, 您要办理什么业务? यानी कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं। 您要办理什么业务? 您 यानी कि आप, 您要 चाहना, 要办理 करवाना, 办理什么 क्या, 什么业务 व्यवसाय या काम। 业务? 您要办理什么业务? 您要办理什么业务? आप क्या काम करवाना चाहते हैं? आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 您要办理什么业务？我想换美元您想换多少美元，1500美元。办理 करवाना, 办理什么业务 क्या काम करवाना। 什么业务? 您要办理什么业务? आप क्या काम करवाना चाहते हैं? 您要办理什么业务? आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की पहली बातचीत। 您要办理什么业务？我想换美元您想换多少美元，1500美元。 शौचांग जी, चीनी में ये वाक्य कैसे कहेंगे? मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं, 我想换美元。我想换美元。我想 मैं चाहती हूँ। 我想मैं चाहता हूँ। 换 exchange करना। 换 अच्छा, 美元यानी कि अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल सही, 美元。我想换美元。मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहती हूँ। 我想换美元。मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, जब पैसे एक्सचेंज करवाने हों तो विनिमय दर के बारे में जानना भी जरूरी है। जरूर। तो चीनी भाषा में ये कैसे पूछा जाएगा कि वर्तमान की विनिमय दर क्या है? आप ऐसे पूछ सकते हैं, 现在的汇率是多少? वर्तमान की विनिमय दर क्या है? 现在的汇率是多少? 现在 वर्तमान या हाल की, 现在汇率 विनिमय दर, 汇率 是 होना। 是 चीनी भाषा में 是 एक निर्णायक क्रिया शब्द है। 是 का प्रयोग करने का तरीका है संख्या जमा 是 जमा संख्या। मसलन 人民币对美元是7比1, मतलब है एक अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर 7 renminbi है। 人民币对美元是7比1。 कुछ और उदाहरण देखें, 我是学生 मैं छात्रा हूँ। 我是学生 मैं छात्र हूँ। 这本书是我的 ये किताब मेरी है। 这本书是我的。多少 कितना 多少？现在的汇率是多少? 现在的汇率是多少? वर्तमान की विनिमय दर क्या है? आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 现在的汇率是多少？人民币对美元是7比1。现在的汇率 वर्तमान की विनिमय दर 现在的汇率是多少 कितनी है? 是多少？现在的汇率是多少 वर्तमान की विनिमय दर क्या है? 现在的汇率是多少？ आए सुने एक बार फिर आज के बाद की दूसरी बातचीत। 现在的汇率是多少？人民币对美元是7比1。 又跌了美元，अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 我知道美元又跌了 मुझे पता है अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 美元又跌了，अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 美元 अमेरिकी डॉलर 美元又 फिर 又跌了 गिर गया है। 跌了，美元又跌了美元又跌了，अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। आए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 美元又跌了。是，要是上个星期换就好了。其实也差不了多少。 अच्छा दोस्तों, अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 您要办理什么业务？我想换美元您想换多少美元，1500美元。
budgetto 现在的汇率是多少？人民币对美元是7:1。budgetin 美元又跌了。是，要是上个星期换就好了。其实也差不了多少。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। आशा है आपने आज के पाठ के वाक्य सीख लिए होंगे। अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। namaskar CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।